सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झींगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपए तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए, अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था क्या? खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी, इसका डाढ़ कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडेरिया है, बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ें लिए चला आता है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो, देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरावत करूँ? अभी एक भेड़ा मोल मांगूं तो 5 ही रुपए सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपए के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपए से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गईं। झींगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, महतो डाढ़ पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झींगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? डाढ़ पर से ही ले जाना है तो और खेतों के डाढ़ पर से क्यों नहीं ले गए? क्या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो चाहे सजा देना। झींगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, महतो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठा कर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेठी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा, सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पोढ़ा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए फी रात 8 आने कोड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबैल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गईं, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत से किनारे हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झींगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो? तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती हैं, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झींगुर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को नपीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सब ने बें बें का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झींगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झींगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झींगुर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झींगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझाने लगे, झींगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया।
जानकर अनजान बनते हो, बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झींगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहां से कहां उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन मैं उजड़ा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को न चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी, खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो, और ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता था, यह आशामय भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के परती खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झींगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर सशस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गईं। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झींगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम्ही हमारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे। आप गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों यह दिन देखना पड़ता। झींगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना था, जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थीं और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ ही से किवाड़े बंद करके पड़ रहे थे और झींगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गर्म रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव में चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार में ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झींगुर की करनी थी, अभागे हत्यारे झींगुर की। झींगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी सी ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंशी बजा रहा है वह, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झींगुर ने उससे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झींगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तत्परता से झींगुर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झींगुर ने खूब रब्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झींगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना। झींगुर ने गंभीर भाव से कहा,
मैं उससे कहूँ, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झींगुर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा है, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था, भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदें किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता। भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेड़ें तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी न चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उससे 1 कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी तो लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गईं। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नकद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है, सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झींगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झींगुर जलता था तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। झींगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निभती है। झींगुर, क्या निभती है, नकटा जिया बुरे हवाल। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ें और ली हैं, अब गृह प्रवेश की धूम है, 7 गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐंठ ही कर बोलता है। झींगुर, क्यों न ऐंठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए। यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ, चला है हमी से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ उद्योग करूं। झींगुर, क्या करोगे, इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़ें तो हैं। झींगुर, क्या बगुला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झींगुर, ऐसी जुगुत निकालो कि फिर पनपने न पावे। इसके बाद फुस फुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि वह फिर उठ ही न सके। पर एक चोर पर आफत आई देख, दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है।
चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा? यश। झींगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई, उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झींगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झींगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झींगुर, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाएं? बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गौएं मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा, लेकिन तुम्हारी एक ही बछिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झींगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी को करते देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बछिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला तो प्रातः काल भोजन करके उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगैया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झींगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखो तो, मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगैया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगैया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झींगुर, जाते न तो पगैया कौन लगा देता, गए होगे, याद न आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था। हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी, नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गोहत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा, कुछ हंसी ठट्ठा है। झींगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झींगुर, हाँ, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है, गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झींगुर, हाँ, फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से न इनका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मरी जा रही है। झींगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था, भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे, कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी पिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़े रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी, भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था।
भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की, विशेष करके जब कोई कर्कशा यह व्यंग्य कर देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर करे क्या। 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गडरियों को कौन महाजन कर्ज दे, भेड़ों का भरोसा क्या। कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपए ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गई थीं। लड़के चराने ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मार कर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर, सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपए हाथ लगे। उसमें से 200 रुपए लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपए ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल भी कि जगहट हो जाने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झींगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झींगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण झींगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झींगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झींगुर को देखा। राम राम हुई। झींगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झींगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झींगुर, मैं तो 1 जून चबैना कर लेता हूँ। इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूँ, घर ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथे लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियाँ सेंको, मैं बना दूंगा। झींगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांजे लेता हूँ। आग जली, आटा गूंधा गया। झींगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सीलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झींगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झींगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता
न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, हैरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विधा आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आँखों देखते हो? अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब भी क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा से वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता।
मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोग मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2यम, सोयम, चहारुम, पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री को बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें।
और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। पर आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो वे सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह में बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था।
फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़े जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है। न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और D.Litt क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हैं, तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो
कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा